नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता, जिसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और जिस समय यह सभ्यता थी उस समय इसको मेलुआ सभ्यता कहा जाता है। परीक्षाओं की दृष्टि से मेलुआ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार हम आपसे विनीत प्रार्थना करते हैं कि मेलुआ को ध्यान रखिएगा। मेलुआ की पहचान सिंधु प्रदेश से है। मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता था और हाजा पक्षी जो है मोर थे यहाँ पर, इसलिए मोर हमारा जो है आज भी राष्ट्रीय पक्षी है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीयता जो है हम लोग वहां से लिए हैं। ठीक है ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम बार नगरों का उदय हुआ। आज भले ही मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज भले ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य कई देश अपने आप को कहते हों कि हम नगरीय सभ्यता के द्योतक हैं, प्रतीक है, सिंबल है, तो उनको यह जानकारी हो जाना चाहिए कि आज से अभी 2024 है और लगभग 2500 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 2500 वर्ष पहले यह सभ्यता थी। तो समझिए कि 4500 वर्ष पहले यह जो है हमारी नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय की सारी सुविधाएं तो थी ही, साथ साथ उसमें जो थे आपको आमोद प्रमोद से लेकर के सड़कें, बिल्डिंग्स, शौचालय, सभी चीजों की व्यवस्थाएं थी। और साथ साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन परिपूर्ण था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि औद्योगिकरण था, और वैसा औद्योगिकरण जो उस समय के जो वर्तमान आपको सभ्यता थी उससे व्यापार खूब होते थे। और उस व्यापार की पहचान जो थी वह जो थी मेसोपोटामिया, जिसको हम दजला फरात की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन की सभ्यता, ये से इन सबसे ऊपर जो है अगर आप नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वह यूनान की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं से आपका व्यापार का आदान प्रदान साधारण तरीके से नहीं बल्कि असाधारण तरीके से होते थे। और उसमें हम लोग हर एक क्षेत्रों में, चाहे संस्कृति के क्षेत्रों में हो, धर्म के क्षेत्रों में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्रों में हो, चाहे अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हम सब में अग्रिम पंक्ति में आते थे। मीन्स हमारा जो हड़प्पा की सभ्यता थी वह काफी उन्नत किस्म की थी। इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यह मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो देख रहे हैं, यह मार्शल साहब के अनुसार यह विश्व का अद्भुत और अनूठा था, आश्चर्यजनक या स्नानागार था जो विश्व के किसी सभ्यता के पास ये नहीं था। और इसके बारे में हम रूबरू कराएंगे, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह जो बनाया गया था किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसका महान उद्देश्य बहुत बड़ा था जो जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रतीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक परिवार का द्योतक है और मातृ देवी को हम लोग पूजते थे उस समय हड़प्पा में। तो यहाँ मातृ देवी है। और यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में सालमनेश्वर तृतीय का यह चित्र है। और इस दोनों के यह तीर संबोधन करता है कि इन दोनों के बीच में हमारा बहुत ही अच्छा संबंध था और व्यापार का आदान प्रदान होता था, संस्कृति का आदान प्रदान होता था। इससे प्रमाणित है कि हम लोग विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर उस समय भी चलते थे। अतिथि देवो भव की सिद्धांत पर चलने वाले हमारी यह हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको उस समय मेलुआ कहा जाता था। मैं आपको बता रहा हूँ
ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित जो इराक, अभी वर्तमान में इराक है, उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। और मेसोज मीन्स, यूनान की भाषा में मेसोज मीन्स होता है मध्य, बीच वाला एक तरह, और पोटामस मीन्स होता है, पोटामोस मीन्स होता है नदी। एक तरफ दजला थी और दूसरे तरफ फरात, और उसी के बीच की जो यह जमीन थी, जो भूमि थी, उसी में मेसोपोटामिया थी। और इसके मुहाने, मुहाने मीन्स जहाँ मिलते हों समुद्र से, तो वह जो है सुमेरियन सभ्यता थी, मध्य में बेबीलोनियन थी, और सबसे उत्तर में असीरियन सभ्यता थी। तो यह मेसोपोटामिया कहने के लिए अकेले थी, लेकिन इसमें कई सभ्यताओं का इससे जुड़ाव था। आइए मैं आगे इस पर और भी विस्तार से चर्चा करूंगा कि सभ्यता की खोज कैसे हुई भारत में। उस अभी का जो देश बट गया, पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, यह कहाँ-कहाँ फैले हुए थे यह सभ्यता, और इसमें क्या-क्या चीज पाए गए, और इसके बारे में मैं पूरे के पूरे आपको चर्चा करूंगा कि यह जो है इसमें क्या-क्या विशेषताएं थी। और यह विशेषताएं जो थी धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनैतिक रूप से, और इसके अलावे जो है हम लोगों को इसने क्या-क्या देन दिया। मीन्स आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आज अपनाए हुए हैं, और उसकी अगर हम शुरुआत अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि वह हड़प्पा संस्कृति से आई है, मेलुआ संस्कृति से आई है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इस सब का जो खोज करता थे, जो ये अन्वेषण करता थे, जो उत्खनन करता थे, उसमें से कौन-कौन से लोग थे और उन लोगों का क्या-क्या योगदान रहा है, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ कि शुरू में, क्योंकि मेलुआ सभ्यता इसका नाम रखा गया था, बाद में इसका नाम सिंधु नदी के किनारे कई स्थल पाए जाने के कारण इसका जो है हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला उत्खनन 1921 में, 1921 में इसका जो है हड़प्पा की खोज हुई, और 1922 में मोहनजोदड़ो। तो इसका नामकरण हड़प्पा के नाम से आज जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है कि एक नदी सिंधु घाटी नहीं है, अनेक नदियां जो हैं के किनारे हमारे पाए गए हैं। सिंधु यह स्थल जो हमारे उत्खनन स्थल है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारे स्थल जो है वह पाए गए हैं विभिन्न नदियों के किनारे। तो इसलिए सिंधु घाटी कहना, सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा भी कहना उचित नहीं होगा, इसको मेलुआ ही कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका प्रथम नामकरण, उस समय का नामकरण वही था। हम लोग नाम बदलने में बहुत माहिर है। यह जो है सो हमारी जो पुरानी जो चीजें हैं, वह जो चीजें हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। यह चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे भारत में कई शहरों का नाम इतना बदल गया। जैसे हम लोग पाटलिपुत्रा में रहते हैं, अभी जो पटना अभी कहलाता है, इसका पुष्पुर से लेके कई नाम पड़े हैं, कम से कम 15-20 नाम पड़े हैं, और ये सारे नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और सही रूप से हम लोग इसकी जो सुगंध है, खुशबू है, उसको नहीं कर पाते। इसलिए इसको मेलुआ जो है सभ्यता कहना ज्यादा उचित है। और परीक्षाओं की दृष्टि से भी मेलुआ ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब पूरे विश्व में विभिन्न आपको क्षेत्रों में सभ्यता की खोज की बात जब चली, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता की बात की प्रकाशन करवाए, लेकिन उस पर वह काम नहीं किए। तो बाद में भारत के में प्रागैतिहासिक जो स्थल है उसके खोजने के कार्य जो है आपको भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने लिया। और उससे पहले भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको विलियम जोन्स ने स्थापित किया था, और स्थापना जिसको 1784 में 1784 ईस्वी में हुआ, मुख्यालय क्योंकि उस समय की राजधानी
कलकत्ता थी, तो कलकत्ता में इसकी थी, बाद में अभी वर्तमान में मुंबई में है। और आपको बता देते हैं उससे बहुत जर्नल प्रकाशित होते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक वस्तुएं का प्रकाशन होता है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और पूरे विश्व के मूर्धन्य विद्वान वहाँ आकर के उसको संवारते हैं, सजाते हैं, प्रकाशन करवाते हैं। मैं यह बात कर रहा हूँ कि यह जो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जो यह समझिए कि अग्रिम पंक्ति में है और इसी का उत्तराधिकारी के रूप में यह जो है भारतीय पुरातत्व विभाग आया। और यह जो है आपका इसमें बहुत सारे लोगों का भी योगदान था, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और आपको भारतीय पुरातत्व विभाग में, जिसमें टैवर्नियर है, हैमिल्टन है, थेवनॉट है, फिंच है, वर्नियर है, ये सब का बहुत बड़ा योगदान है, उनका समर्थन भी है। और मैं बता रहा हूँ उस समय एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होता था, एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका पब्लिश्ड होता था एशियाटिक सोसाइटी के ऑफ बंगाल के द्वारा, जो बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत सारे शोधपरक चीज़ों को, अन्वेषण को, उत्खनन को और स्थलों की चर्चाएं विशेष रूप से की जाती थी। और इसमें जब 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में यह जो है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम है, और ये जो पेशे से वैसे इंजीनियर थे, पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निदेशक हुए और भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाए। हम लोगों ने सम्मान देने में बहुत ही आगे रहे हैं। आपको जान ही रहे हैं कि इनको हम लोग भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। इनको ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस के पिता के रूप में यो ह्यूम को हम लोगों ने सम्मानित किया, और उसमें जो है बिहार सबसे आगे रहता है। और मैं आपको बतला रहा हूँ कि 1912 में जब यहाँ पर पटना में, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उसमें जो है 1912 में, और मुधोलकर साहब उस समय के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसी समय उनको यह उपाधि दी गई। और उसी साल जो है नेहरू जी कांग्रेस के मेंबर हुए, और उन हम पूरे बिहार वासियों के आशीर्वचन के कारण नेहरू जी जो प्रथम आपको प्रधानमंत्री के रूप में बने, यह बिहारियों का ही आशीर्वचन था। गांधी जी को भी राष्ट्रपिता और महात्मा बनाने वाले यही है, चंपारण की धरती है, और हम लोगों का घर चंपारण के एकदम वहीं सटे हुए ही हैं। तो मैं जानता हूं, और उससे हम लोगों के दादाजी बहुत ही नज़दीक से जुड़े हुए रहे। तो मैं जानता हूं कि बिहारी लोग और भारतीय लोग सम्मान देने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। विलियम जोन्स का जो यह संस्थान थी, उसका यह उत्तराधिकारी के रूप में बहुत बेहतर ढंग से आया और बहुत ही काम किए। खास करके अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, वह बिहार के बहुत सारे स्थलों का इन्होंने सर्वेक्षण ही नहीं किया, बल्कि उत्खनन ही नहीं किया, बल्कि उद्घोषणा किया, और उसके बारे में बहुत सारी चीज बतलाए, जो हम लोगों के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में है, जिस पर हम लोग कई बार चर्चा करेंगे। और इनका आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि यह जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है। 1814 से लेके 1893 तक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको सर की उपाधि दिया गया था, और हड़प्पा का वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल मैप में सर्वप्रथम भूमिका देने में इनकी सर्वप्रथम प्रयास रहा। इसलिए हम लोग बड़ा आदर से इनको हम लोग याद करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय पुरातत्व विभाग का वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय तो 27 है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड
कर्जन को जाता है। और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जॉन मार्शल जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जॉन मार्शल जो थे 1902 से 1928 तक यह जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे। और इन्हीं के समय में हड़प्पा की खोज उत्खनन और खोज दोनों कह सकते हैं दयाराम साहनी के द्वारा हुआ और राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। लेकिन उसका निर्देशक के रूप में यही थे, इन्होंने ही भेजा था। मैं आपको बता देता हूं कि यह जॉन मार्शल साहब जो है 1924 में आपको 20 सितंबर 1924 को यह सिंधु घाटी की घोषणा की और उसको द्रविडियन संस्कृति से इसको जोड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनमें अधिकतर गुण जो है वह जो है द्रविडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए यह जो है वहाँ के लोग बहुत ही इनको आदर सम्मान देते हैं। और इधर हाल ही में आपको बता रहे हैं 20 सितंबर आपको 2024 को 100 वर्ष होने के बाद में हमारे माननीय MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदमकद मूर्ति की स्थापना की घोषणा की है। और यह जो है इस बार जो है यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको मार्शल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा है कि जो घटना अभी चल रही है उससे संबंधित इतिहास और उससे संबंधित भूगोल को पूछा जाता है। तो यूपीएससी को पैटर्न को फॉलो करती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जॉन मार्शल कौन थे। और जॉन मार्शल जो थे महानिदेशक रहे, बहुत दिनों तक रहे, समझिए 26 वर्षों तक यह रहे, सबसे अधिक यही रहे। और इनका बहुत काम किया है विभिन्न उत्खनन के क्षेत्रों में, सर्वेक्षण के क्षेत्रों में। मैं आपको बता रहा हूं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी इन्हीं के निर्देशन में आए थे। एक्चुअली वहां पर रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, वहां मिट्टी की जरूरत थी। और वह मिट्टी की जरूरत में क्या हुआ कि वहां लेबर सबको कहा गया कि खोद करके लाया जाए मिट्टी, लेबर को कहा गया, लेकिन लेबर डरे हुए थे और वह लाना नहीं चाह रहे थे। तो बाद में फिर से उन लोगों को प्रेशराइज किया गया, तो उसमें देखा गया उत्खनन में कि यह तो बहुत बड़ी सभ्यता है, और इसी को देख रेख करने के लिए इन्होंने आदेश दिया। और वहां से दयाराम साहनी सबसे पहले गए और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की है, 1922 में आपको मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी खोज की है। मैं बता रहा हूँ दयाराम साहनी जो है आपको यह राय बहादुर की उपाधि इनको मिली, जिस तरह से सर की उपाधि कनिंघम साहब को मिली, उसी तरह से राय बहादुर बहुत बड़ा सम्मान था, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान था। और यह जो है सो उनको मिला था। बहुत ही कम दिन तक जिए, 59 वर्ष की आयु में ही मर गए। लेकिन इन्होंने संस्कृत से BA किया, MA भी इन्होंने किया। वैसे अभी के वर्तमान पाकिस्तान में इनका निवास स्थल था, लेकिन यह भारत को अपनाए और भारत के यह प्रथम महानिदेशक हुए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, जो 1931 से 35 तक रहे हैं। यही दयाराम साहनी है, या निदेशक के रूप में रहे। यह बहुत बड़ा पद जो है एक संस्कृत के जानने वाले को यह दिया गया, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल संस्कृत जो संस्कृति के रक्षक है, भारत की जो भी गरिमा बचती है वह ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बचाया, ब्राह्मणों ने शुरुआत किया। और संस्कृत और संस्कृति को भारतीय परिवेश में देखा जाए तो प्राचीन भारत ही हमारी धरोहर है, और उसके जो है सभी चीज संस्कृत में थे। और लेकिन उसको आज भूल गए हैं लोग, उसको पीछे छोड़ दिए हैं और अन्य भाषाओं को प्राप्त कर रहे हैं और उसी में लिख रहे हैं। चलिए, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत पढ़ करके यह महानिदेशक उस अंग्रेज काल में हुए, यह बहुत बड़ी बात है। और यह जो है सो काम भी किए हैं,
बहुत बड़ा काम किया है। एक सभ्यता का शुरुआत और इन्होंने ही हड़प्पा नामकरण किया था और यह हड़प्पा इसलिए नामकरण किया क्योंकि यह प्रथम यह खोज किए थे, उसके बाद से हड़प्पा ही रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है आपको जॉन मार्शल साहब का योगदान जो है सर्वोत्कृष्ट है। वैसे ई.एम. व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1944 से 48 तक महानिदेशक रहे हैं। क्योंकि यह देश आजाद का समय 1947 में, तो यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए 3 महानिदेशकों को आप ध्यान में रखेंगे और दयाराम साहनी के बारे में तो भूलेंगे ही नहीं कि 1921 में हड़प्पा खोज किए और राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का खोज उत्खनन जो है 1922 में करा है। मैं यह कहना चाहता हूँ संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति और सभ्य संस्कृति छोटे स्तर में एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में एक सामान्य कालखंड से संबंध जो स्थल है वह पाए जाते हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। सभ्यता जो होता है संस्कृति जब बहुत बड़े क्षेत्रों में बहुत बड़े भू क्षेत्रों में समानता पाई जाती हो और वह बड़े भूभाग में बड़े कालखंड में हो तो उसको सभ्यता कहे जाते हैं। तो यह सिंधु सभ्यता है, इसका विस्तार हम आपको दिखा रहे हैं। इसका आपको देखने में आपको लग रहा है सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो है मांडा है, जम्मू कश्मीर है, और सर्वाधिक दक्षिणी जो आपका स्थल है वह दैमाबाद है। सर्वाधिक पश्चिमी छोर जो है सुदका गैंडोर है, पाकिस्तान में है। और यह जो है आपको आलमगीर जो है सर्वाधिक पूर्वी स्थल है और यह यूपी में है, इसको ध्यान रखिएगा। मांडा जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के किनारे दक्षिण तट पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह जो है आपको यह बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दिया हूँ। यह देखने में आपका त्रिभुजाकार है और यह जो है त्रिभुज के आकार का है। क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और इसको आप देखिएगा, इसकी अगर लंबाई कहिए तो लंबाई इसका 1400 किलोमीटर है और इसका चौड़ाई जो है 1550 किलोमीटर है। ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो आपको हमने दिखाया मांडा का उत्खनन जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 में करवाया और हड़प्पा कालीन मृदभांड और मिट्टी के ठीकरे मिले हैं। 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक संधव मीन्स होता है संधव से पूर्व, तथा उत्तर संधव जो है मीन्स संधव के अंतिम समय में। तो यहाँ पर मिडिल तीनों यह सांस्कृतिक स्तर पाया गया है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ मानव समाधान पाया गया है और यह उत्तर और दक्षिण में लिटाया गया है और इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है कि यह सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है। आलमगीर जो है सर्वाधिक पूर्वी स्थल है और यह यमुना नदी के सहायक जो है ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं हिंडन नदी है और वह मेरठ जिले में अवस्थित है, उसी के तट पर है। जगदत्त शर्मा जो भारत सेवक समाज संस्थान से जुड़े हुए थे 1958 में इसके उत्खनन किए और यह जो है आपका सिंधु सभ्यता के आपको उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। रोटी के बेलने की चौकी और कटोरी उत्तरकालीन, मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम काल जब दूसरी संस्कृति इसकी शुरू हो जाती है वह आलमगीर पुर। मैं सुदका गैंडोर की बात कर रहा हूँ, दास नदी के किनारे है। सर मार्क आरल स्टाइन किए हैं। प्राकृतिक चट्टान पर स्थित एक दूर की खोज हुई है, मुहर मिले हैं। यहाँ से कोई मुहर और उत्कीर्ण वस्तु नहीं मिले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपीएससी पैटर्न में नहीं वाले प्रश्नों को खूब पूछे जाते हैं। बीपीएससी भी पिछले बार जो है 69th जो बीपीएससी हुआ है 69वां बीपीएससी है उसमें से बहुत
बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 5 से 10 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं पर है, नहीं में कुछ नहीं कर जाए, यह रोड ब्रेकर है, थोड़ी सी गाड़ी को स्लो कीजिए, आराम से पार कर जाइएगा, नहीं तो अगर सीधे गए तो उलट जाइएगा। तो यही है, लोगों का ध्यान रहता है, हाँ पर ध्यान रहता है वही पढ़ते, नहीं तो पढ़ते नहीं है, और उसमें क्या होता है कि जल्दी में वह गलत कर पाते। इसलिए एक सेकंड आप रुकेंगे, सोचेंगे, नहीं पर सोचेंगे, तुरंत आपका बन जाएगा। क्वेश्चन भारी नहीं रहता, लेकिन अभ्यास रहता है का तो आंसर कर देते हैं। मैं कई बार बता रहा हूं, इसके नामकरण जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था, उसी के तो यह जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन, क्योंकि तांबे में टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाता है। और नगरीय सभ्यता, क्योंकि प्रथम नगरीय सभ्यता यहाँ पर शुरुआत हुई, या प्रथम बार नगरों का उदय इसी समय हुआ भारत में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में विस्तार जो है सो गुजरात अहमदाबाद जिले में लोथल और धोलावीरा है, हरियाणा हिसार राखीगढ़ी है, जम्मू और कश्मीर में मांडा है, राजस्थान गंगानगर जिला में कालीबंगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में से इतने क्षेत्रों में, मुख्य क्षेत्रों में यह फैलाव है। प्रशासनिक राजधानी बराबर पूछे जाते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है, और कालीबंगन को या कालीबंगा को संदर्भ साम्राज्य का या जो है यह तीसरी राजधानी है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावे कालीबंगन पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। काल निर्धारण का मैंने आपको बताया है, कार्बन डेटिंग से 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग जो अभी बहुत उपयोग हो रहा है, उससे 2350 से आपको 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन जो है, या जो है जिसको हम कार्बन 14 कहते हैं, 14 कहते हैं, कार्बन का परमाणु भार जो होता है 6, इसका परमाणु संख्या है, परमाणु भार 12 है। तो जब यह रेडियो धर्मी होता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है, तो उसको नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर 6 रहते हैं, लेकिन इसका जो है आपका रेडियो धर्मी कार्बन का परमाणु भार जो होता है 14 हो जाता है, जो यह निर्धारण करने में बहुत बढ़िया होता है, और यह एक्यूरेसी के बहुत ही नजदीक होते हैं। बिलार्ड फ्रैंक लिबी ने 1940 में इसको जो है इसको विकसित किया था, जिसमें 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह रेडियो धर्मिता जो है सो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बात आपको बता देते हैं, अगर इसकी कम है तो आपको प्राचीन वस्तु होगा, और अधिक है तो नवीन वस्तु होगा। और कार्बन डेटिंग से भी नहीं अगर हो आपको, तो इसका हम निर्धारण जो है आपको यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। तो इससे बहुत पुराने चीज़ों को भी हम डेट का बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईंटों का प्रयोग, 5 तरह के ईंटों का प्रयोग हुआ। कच्ची ईंटें जो आपको यहाँ दिखाई जा रही है, कभी कभी इसमें चित्र भी आ जाते हैं, तो आपको यह बता दें कि यह चित्र जो है कच्चे ईंटों को जब मैंने फैलाया जाता है सूखने के समय, तो कुछ जानवर पास कर गए, उस होकर के क्रॉस कर गए, या कोई पक्षी बैठ गया तो उसका निशान आ जाता है, लेकिन कोई निशान इस पर नहीं है, यह स्पष्ट है। अलंकृत जो है, आप आज जो यह देख रहे हैं, कालीबंगा के फर्श में ही एकमात्र ईंट है जिसमें यह अलंकरण है। और यह अलंकृत ईंटा जो है, जो अभी वर्तमान में हम अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते हैं, यह उसी तरह का प्रयोग है जो कालीबंगा के फर्श में पाया जाता है। पक्की ईंटें जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, वह है विशाल भवन के लिए होता है। वक्राकार ईंटा चन्हूदरों में पाए जाते हैं, जो कुआं वगैरह सर्किल में बनाने के काम में आता है, और यह चन्हूदरों से प्राप्त हुआ है। वक्राकार और एल शेप्ड का जो है आपको खास करके मल निकाय व्यवस्था में आपको उसके मकान के बाहरी हिस्से में, मकान के किनारे
एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते हैं। वास्तुकला मैं बता रहा हूँ, वास्तुकला का मतलब है भवन निर्माण कला, और टाउन प्लानिंग पूरे जितने भी सभ्यता है उसमें सर्वप्रथम पंक्ति में आता है। और यह जो है वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों के द्वारा हुआ। इसमें एट द राइट एंगल इसके रोड रहते हैं, आपको बता रहे हैं। या जो मान लीजिए यह सड़क है, सड़क के या जो है आपको एकदम एट द राइट एंगल या आपको या रहते हैं एट द राइट एंगल। अब हवा बहेगी, अगर इधर से अगर हम हवा बहती है तो यह जो है सो आपको या हवा बहने से यह गंदगी इससे निकल जाएगी। अगर इधर से बहती है तो आपको इधर से आपको हवा जो है गंदगी को बाहर निकाल देगी। तो एट द राइट एंगल है। और आपको बता देते हैं कि मुख्य सड़क पर घर नहीं होते थे, ब्रांच रोड में घर अवस्थित होते थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ब्रांच रोड जो है, इसी ब्रांच रोड पर घर होते थे। और इसमें आपका घर ब्रांच रोड में इसीलिए क्योंकि मेन रोड पर घर नहीं होना चाहिए, कोई गाड़ी घुस जाए, कोई आपको जानवर घुस जाए, तो ये सब जो चीजें हैं। लेकिन आजकल हम लोग सामने रखते हैं, जो यह गलत प्रक्रिया है। ब्रांच रोड में गेट खुलती थी, और इसमें क्या था, ब्रांच रोड में भी खास कर करके सामने के गेट के सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी कि कोई जानवर या कोई अनचाहा आदमी डायरेक्ट उसमें घुस नहीं पाए। और वह जो है साइड में जगह, क्योंकि रुकावट पैदा करेगा, और साइड में दोनों तरफ साइड में आप जा सकते हैं। तो यह जो है ऑक्सफोर्ड मेथड था, जाल पद्धति पर आधारित था। जैसे शतरंज जी का आप बिसात देखते हैं, उस तरह से व्यवस्था थी। नाली की तो इसकी प्रशंसा जितने भी किया जाए बहुत अच्छा है। नाली जो था उसके बीच-बीच में खास करके कॉर्नर पर या बीच में गड्ढे कर दिए जाते थे कि कोई भी अगर मिट्टी या कोई भी चीजें उसमें अगर पास करे तो वह गड्ढे में फंस जाए और फ्लो को, पानी के फ्लो को रोक नहीं पाए। यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। 2 मंजिल मकानें होती थी, मुख्य रूप से कई कमरे होते थे, रसोई घर, स्नान घर और बीच में आंगन की व्यवस्था होती थी। और साफ सफाई पर शौचालय की उस जमाने में आप समझ सकते हैं, आज के दिन भी शौचालय की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है और नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस समय व्हीलर साहब ने उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है कि इसकी जो नालियां थी 1/2 मीटर गहरी थी, और यह प्रत्येक नाली को बड़ी नाली से जोड़ दिया जाता था, और नालियों के मिलन बिंदु पर गड्ढा कर दिया जाता था, जिससे इधर से या उधर से मलबा आए तो वह उसी में जाके अटक जाए और फ्लो को रोक नहीं पाए। तो यह बहुत बढ़िया था। टीला जो है सो कहीं-कहीं टीले मिलते हैं, मलबों का जो ढेर होता है, आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता था। और आवासीय का जो होता था जिसको हम टीला कहते थे। नगर वास्तुकला में यहाँ पर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफी समानताएं थी। दोनों के परिधि लगभग 3 मील थी। दोनों नगर 2 भागों में बटे हुए थे। दोनों नगरों के दूर वाले हिस्से का विस्तार लगभग समान था। उत्तर से दक्षिण 400 से 500 गज या पूरब से पश्चिम 200 से 800 गज था। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूं कि दोनों नगरों के दुर्ग समांतर चतुर्भुज के आकृति के थे, और दोनों एक दूसरे के सिद्धांत तो और आदर्श पर बनाए गए थे, सुरक्षा भीति बनाई गई थी। मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। लेकिन एक प्रश्न नहीं पर ध्यान दीजिएगा, या पूछे जाएंगे गन्ना का कोई साक्ष्य मिला है, तो नहीं नहीं, या प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। लेकिन चावल के से बहुत ये लो नजदीकी का रिश्ता था, और खास करके लोथल और रंगपुर में मिले हैं चावल। विश्व में कपास उगाने वाली सिंधुवासी प्रथम थे, इसीलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और सिंडन कहा जाने लगा, और यह जो है सिंधु शब्द का ही यूनानी रूपांतर है।
मैं सिंधुवासी को हल के प्रयोग की से परिचित थे। जुते हुए खेत जो है और सरसों के साक्ष्य, सरसों जो जिससे तेल निकाला जाता है, कालीबंगन के प्राक सिंध, प्राक मीन्स सबसे शुरुआत वाले सिंध में यह गए हैं। सिंध स्तर में पाया गया है। यह कालीबंगा है जहाँ पर खेत का या जो है सो या आपका यह दिखाए जा रहा है। आपको हल का यह तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है। जो हल जोता हुआ है उसको दिखाया जा रहा है। या जो है कपास का है, कपास का जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं यह बतला रहा हूँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावपुर में जिले में चोलिस्तान है। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि थार भारत में कहलाते हैं और थार का रेगिस्तान जो पाकिस्तान में गया है उसको चोलिस्तान कहते हैं। भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली में मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न बराबर पूछे जाएंगे। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल। पशुपालन में आपको जानवर में यह फिर से बता दे रहा हूं, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। गैंडा ये शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह प्रश्न नहीं पर ध्यान रखिएगा, इसलिए हम अलग कलर से और बड़ा बोल्ड कर दिए हैं। गैंडा का एकमात्र जगह से मिला है, आमड़ी से मिला है, उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, इससे भी अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे घोड़ा का, क्योंकि कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं पाया गया है, लेकिन यहाँ पर सुरकोटदा से या जो है अस्थि पंजर मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और लोथल, रंगपुर और मोहनजोदड़ो, यह लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मीन्स मिट्टी की मूर्ति, और यहाँ मोहनजोदड़ो से भी मिली है, रंगपुर से भी मिली है। तो यह आपका रंगपुर, मोहनजोदड़ो और लोथल, यह तीन में मृण मूर्ति, और राणा गुंडई से दांत जबड़ा जो जौ कहलाता है वह जौ, और सुरकोटदा से जो है आपका अस्थि पंजर। तो आप यह समझिए 5 यह जगह है जिससे ये प्रमाणित होता है कि थोड़ी बहुत घोड़ा से ये लोग परिचित थे, लेकिन बहुत बहुतायत में नहीं पाए जाते थे। मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता की संबद्धता थी, दोनों नगरीय सभ्यता थी। दोनों के निवासी कांसे और तांबे के साथ लघु उपकरण बनाते थे, और दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोनों के भवन कच्ची और पकी ईंटों से भी बनी होती थी, और दोनों के लिपि ज्ञान था। वैसे हीलर साहब जो है सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है, जो यह सही नहीं जान पड़ता है कहीं से कोई, क्योंकि सुमेरियन से जो आपका हड़प्पा है काफी बड़ा था और हर मामलों में आगे था, इसलिए यह सही नहीं लग रहा है। यह प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। असमानताएं जो है जो पकी गई ईंटों का प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता के नगरों में हुआ है। सुमेरी नगरों में कच्ची ईंटों, आप समझ सकते हैं सुमेरी में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो हम तो उससे बहुत ही आगे थे, जहां पर हमारे डिजाइनदार ईंट मिले हैं और एल शेप्ड ईंट मिले हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ईंट है, तो हम तो उनसे हर मामले में एडवांस थे, तो हम उसके उपनिवेश कैसे हो सकते हैं। तो यह सही नहीं लगता व्हीलर साहब का जो स्टेटमेंट है। सुमेरी एवं लिपि सिंधु लिपि में एक दूसरे से भिन्न थे। सुमेरी लिपि किलनुमा था, जबकि हमारी लिपि जो थी चित्रात्मक सांकेतिक थी, और चित्रात्मक भी थी, सांकेतिक थी, भावनात्मक थी, और कैरेक्टर के रूप में भी थी। हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह थे, सुमेरु में 900 चिन्ह थे। सुमेर में आपको मंदिरों और पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, जबकि यहाँ पर इस तरह की बात कहीं नहीं थी कि पंडितों का राज जो था, ऐसी कोई बात नहीं है, और मंदिर तो यहाँ पर मिले भी नहीं है। लेकिन सुमेरियन सभ्यता के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, और क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीनतम लिपि में से मानी जाती है, वह इनमें थी। मैं आपको बता रहा हूं धार्मिक व्यवस्था में पुरोहित राजा की मूर्ति है जो सेल खड़ी से बनी थी, और यह दाढ़ी जो है इनका बड़ा करीने से सजाया गया है, साल ओढ़े हुए, जो चित्रात्मक है।
और यह योगी के नेत्र जो है अर्ध खुले हुए हैं, मस्तक पर गोल आवरण है जो आप दिखाई दे रहा है, और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह पुरोहित राजा, यह बार-बार पूछे जाएंगे, प्राइस्ट किंग पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। उसी तरह से मातृ देवी की पूजा जो है यहाँ पर होती थी, और यह हड़प्पा से प्राप्त, या मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से मिले हैं, जिसके स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मातृ देवी की उपासना ही अधिक प्रचलित थी यहाँ पर, और यह मातृ सतात्मक था भी, या समाज मातृ सतात्मक था। पक्की मिट्टी की स्त्री मृण मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है। पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। पशुपति यहाँ पर आप देख रहे हैं, पशु मीन्स होता है जानवर, और पति मीन्स होता है मालिक। या जो है जॉन मार्शल साहब ने आद्य शिव की बात की है, योगेश्वर और पशुपति महादेव। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो जानवर यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बगल में बाघ है, गैंडा है, तो इसका, और इधर हाथी है, तो इसमें और यहाँ भी जानवर है, तो पूरे इसका मतलब है पशुओं के मालिक थे। और यह जो है आपको दिखलाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मोहरों में या जो है खास करके आप देख रहे हैं, इनके ऊपर सिंह भी देख रहे हैं आप, सिंह है, और कलाई में कंधे पर इनकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त है। उसके दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंस, और चौकी के नीचे दो हिरण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मुहर में सांड को कहीं नहीं दिखलाया गया है, नहीं वाले पर ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम यहाँ पर है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही योगी के रूप में दिखलाया गया, लेकिन यहाँ पर जो है योगी के रूप में है, पशुपति के रूप में है। योग से परिचित थे, और यह संभवी मुद्रा में ध्यानरत योगी की प्रस्तर मूर्ति मुहर, जिस पर पद्मासन मुद्रा में योगी का अंकन है। इसका मतलब है कि योग से इन लोगों का नजदीकी का संबंध था। वृक्ष पूजा में पीपल जो है आज भी हम लोग पूजते हैं। पक्षी में फाख्ता, जिसको कबूतर कहते हैं, वह भी जो है शांति के प्रतीक है, और यह जो शांति का प्रतीक से आप समझ सकते हैं, आज भी हम लोगों के यहाँ फाख्ता या पूरे विश्व में शांति का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि यह जो है हड़प्पा संस्कृति थी, मेलुआ संस्कृति थी, वह पूर्ण रूपेण या शांति और संवर्धन का क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि व्यापार यहाँ था। शांति जहाँ होगी वहीं व्यापार होगा, वहीं पर नगरीकरण होगा, वहीं पर आगे का बढ़ाव होगा। जहाँ अशांति होगी, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पर संवर्धन बढ़ोतरी हो ही नहीं सकती है। पराभव का यह द्योतक है आपका अशांति। तो इसीलिए यह शांति का पक्षी फाख्ता जो है, जिसको हम कबूतर कहते हैं, नाग पूजा भी होती थी। योनि और लिंग पूजा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त, लिंग मोहनजोदड़ो से, या लिंग जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृण मूर्तियां बहुत मिली है, इसको ध्यान में रखेंगे। पशु जो है कुबर वाला जो सांड है, जो आप देखते होंगे गांव घर में, इसकी मृण मूर्तियां भी बहुत मिले हैं। कुबर वाला बैल कहते हैं, लेकिन यह जो है सांड कहलाता है, इसको ध्यान में। पीपल, आपको वृक्ष पूजा में पीपल के बारे में बताई दिया है। जल एवं प्रतीक पूजा तो खूब होती थी, और अग्नि पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में नर बलि और पशु बलि की प्रथा जो आज भी है, यह होती है थी। कालीबंगा में और लोथल में वेदिकाएं भी मिली है, जो संभवतः अग्नि पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में नर बलि और पशु बलि का प्रचलन था। विशाल स्नानागार का हम जो बात कर रहे हैं, या जॉन मार्शल साहब जैसे विद्वान ने लिखा है, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। इसका मतलब है सही में विश्व का आश्चर्यजनक था। और इसके कमरे, इसका जो बिटुमिनस का लेप था कि पानी नीचे नहीं चल जाए, और एक कमरा होता था जहां कपड़ा बदलने के लिए भी रखा जाता था। लेकिन आप चले जाइए, राजगीर में जाते हैं, कुंड में, गर्म कुंड में
स्नान करने के लिए वहाँ स्त्री पुरुष एक ही साथ आएँगे, छोटा-सा जगह उसमें भीड़ रहती है, कपड़ा बदलने का महिलाओं के लिए वैसा उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन मंदिर का अवशेष नहीं है, ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्वस्तिक चिन्ह जो सूर्य पूजा का प्रतीक है, मांगलिक कामों में पवित्र मांगलिक चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्वजारोहण जो है, आज भी हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज की बात करते हैं, यह सिंधु सभ्यता की बहुत बड़ी धार्मिक देन है। ताबीज जो बुरी आत्माओं से बचने के लिए ताबीज पहनते हैं, यह भी आपको ध्यान देने योग्य है। मैं आपको बता रहा हूं, अंतिम संस्कार जो होते थे वह 3 तरह से होते थे। एक जो आज हिंदू पद्धति है, मीन्स उसको लाश को जला दिया जाता था और उस जले हुए राख को एक मिट्टी के बर्तन में रख के गाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो के शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ राख और हड्डियों से भरे बहुत सारे कलश मिले हैं। और पूर्ण समाधिकरण जो है यह मुस्लिम विधि का है, जिसमें दफना दिया जाता था, मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण जो है पारसी विधि से मिलती जुलती है, जहां पशु पक्षियों के खाने के लिए ऊंचे जगहों पर या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर में रख दिया जाता था और पशु पक्षी उसके पार्ट पार्ट को खा लेंगे, या पारसी विधि है। मैं आपको बता रहा हूं, सूरकोटेदा से अंडाकार साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण मिले हैं, लोथर कालीबंगा से, यह बहुत महत्वपूर्ण है, समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। रोपर की कब्र में माली के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला है। इसका मतलब है मालिक गरीब है, वह देखता है कि हमारे बाद जो है इसका कौन रक्षा करेगा, तो उसके साथ ही वह अपना दफन हो जाता है। लोथल की कब्र में मृतक के साथ एक बकरे के दफनाने का प्रमाण है। तो लोथल और रोपर, या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है सती प्रथा का भी द्योतक है। यहाँ पुरुष है, महिलाएं यहाँ पर जबरा निकाले हुए हैं, लगता है हंस रही है, और यहाँ पुरुष बड़ा सौम्य है। यहाँ दोनों जो हैं सो आपको कहीं न कहीं सती प्रथा का द्योतक है। एक साथ इनका चित्रांकन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं धार्मिक प्रतीक में स्वास्तिक की बात बताया हूँ कि सूर्य उपासना का प्रतीक है, योगी शिव योगेश्वर का, ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक है, बैल जो आपको सांड कहते हैं, शिव का वाहन, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु, बकरा जो है बलि के लिए, और आपको नाग जो है पूजा हेतु प्रयुक्त होता है, श्रृंग जो है शिव का रूप है, भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय का, राक्षसों पर विजय का प्रतीक है, क्योंकि भैंसा पालन और भैंस का दूध पीने वाले राक्षस होते थे और गाय के दूध पीने वाले वह भगवान होते थे, तो इसीलिए इसको उस रूप में देखा जाता। बैल बकरी और भेड़ों की हड्डियों की ढेर मिली है, पशु बलि के द्योतक है। कांस्य नर्तकी, नृत्य की परिकल्पना, देवदासी की परिकल्पना की बात है। युगल समाधान में पति पत्नी के साथ सती होने की बात है। टेराकोटा फिगरिन जो है, मैं कई बार बताता हूँ, मिट्टी से बनी हुई जो मृण मूर्तियां उसको टेराकोटा फिगरिन कहते हैं, जिसमें कई तरह के खिलौना, पशु पक्षी वगैरह मिले हैं। गाय की मृण मूर्तियां नहीं मिली है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय की मृण मूर्तियां नहीं मिली है, यह ध्यान रखने योग्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, सरस्वती नदी जो है जो 60 मीटर नीचे विलुप्त हो गई, अब यह नहीं है। भले ही सरस्वती नदी सिंधु और अन्य नदियों की जननी कही जाती है, लेकिन यह जो है सूख गई है। और मैं यहाँ पर एक नर्तकी की चर्चा कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो में यह मिली है, जो बहुत ही अच्छी है। सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। सिर पीछे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई है, भुजा नीचे लटकी हुई है। मूर्ति नृत्य
स्थिर मुद्रा की ओर दर्शाती है। यह बहुत ही अद्भुत नमूना है मोहनजोदड़ो का। मैं आपको बता रहा हूँ काल तिथि का निर्धारण जो है, जॉन मार्शल इसको 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व कहते हैं, और अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 कहते हैं। माधव स्वरूप वत्स जो है 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व कहते हैं। सर मार्टिन व्हीलर 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। या मोटा मोटी आप सभी की बात अगर आप करेंगे तो 3000 से लेकर के आपको 1500 से ऊपर इसका है, एक मोटा मोटी आप जान लीजिए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आरंभिक अर्ली है, मैच्योर्ड है और लेट हड़प्पन है। अर्ली मीन्स जिस समय शुरुआत हुई थी वह, विकसित मीन्स काफी विकसित रूप में, और उत्तरकालीन मीन्स जहां पर अवसान का है। प्रमुख स्थलों में सबसे पहला हड़प्पा है, 1921 में खोजा गया, उत्खनन हुआ है। मैं कई बार बता रहा हूँ, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। माधव स्वरूप वत्स जो है, हम लोग वत्स वंशी हैं। वत्स हम लोगों का जो है, हम लोगों का जो कुल जो खानदान है वह वत्स से जुड़ा हुआ है, वत्स ऋषि से जुड़ा हुआ है। ये लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। गोत्र जो हम लोगों का है वत्स है, इनका भी है वत्स है, ये लोग टाइटल रखे हैं। तो माधव स्वरूप वत्स, ध्यान रखिएगा। नदी जो है रावी है, मोंटगोमरी है, साहिवाल जहाँ का भैंस बहुत फेमस है, और यह पाकिस्तान में पाया जाता है, मोंटगोमरी साहिवाल जिला। और कांस्य गाड़ी, जौ, अन्य भंडार गृह बहुत महत्वपूर्ण है। शंख का बैल भी है, कब्रिस्तान 37, कांसे तांबे के बने पैमाने, नृत्य मुद्रा की प्रस्तर की मूर्ति, गेहूं, और यह हड़प्पा की तांबे का बना दर्पण है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो 1922 में रखालदास बनर्जी किए थे। सिंधु लरकाना जिला में 16 मकान का बैरक, पुरोहितों का आवास, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, पशुपति शिव का मोहर और पुरोहित राजा की मूर्ति, जिसकी चर्चा हमने आपको किया है। 1938 में मैके द्वारा मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन हुआ। सुतका गेंडोर और एलेस्टाइन, जिसकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चनूदारो जो है गोपाल मजुमदार, एन गोपाल मजुमदार, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में यह है। मनके बनाने का कारखाना है। बिल्ली को काटते हुए कुत्ते का साक्ष्य है। 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन है। दावात है। रंजन सलाहकार या जो है लिपस्टिक का प्रयोग उस समय महिलाएं करती थी, ये भी आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको चनूदरों के आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत तरह के बर्तन मिले हैं, जिसको आप देख रहे हैं। कालीबंगा, जिसको काली चूड़िया कहा जाता, आपको 1952 में अमलानंद घोष, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर जो है सरस्वती नदी जो थी उसको घग्गर भी कहा जाता है, वो सूख गई है। गंगानगर राजस्थान में अग्नि हवन कुंड है। 1961 से लेके 69 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने भी उत्खनन करवाया। कोट दीजिए फजल अहमद साहब, सिंधु और सिंध प्रांत पाकिस्तान। मैं एक बात कर रहा हूँ, ईयर को ध्यान में नहीं रखिएगा, क्योंकि ईयर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखने के लिए एक क्रमबद्धता के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए मुख्य रूप से कौन जगह, किस नदी और क्या पाया गया है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो रंगपुर में रंगपुर भी ध्यान है, और रंगनाथ राव है। र से रंगनाथ है और र से राव है। तो रंगपुर है, मादर है, कठियावाड़ गुजरात है। धान की भूसी, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। रोपर है, यज्ञदत्त शर्मा है, और यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर जो है पहले भी बताए हैं, दोनों का खोज इन्होंने उत्खनन करवाया है। सतलज नदी पर अवस्थित है। रोपर पंजाब में है, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। लोथल रंगनाथ राव हैं। रंगनाथ राव लोथल और रंगपुर का किए थे, और रोपर और आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा किए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, लोथल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गोदीबारा पाए गए थे। यहाँ पर गोदीबारा का मतलब है कि बड़े बड़े नाव का जो सीप की तरह था, वहां पर आते थे। पोर्ट कहलाता है,
वह यहाँ पर पाया गया है। शतरंज की गोटी भी पाई गई है, अहमदाबाद गुजरात में है। और लोथल से प्रश्न इसलिए आएंगे कि इसका काफी विस्तारीकरण और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत करवाए हैं। लोथल को बहुत ही अच्छा म्यूजियम, काफी अल्ट्रा टेक्निक से, काफी मॉडर्न टेक्निक से उसको डेवलप किया जा रहा है। चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकर है। एक चावल या ये बाजरे पर दो मुहा राक्षस का अंकन कराना बहुत बड़ी कलात्मकता है, और यह जो है चमत्कारी कलात्मकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बराबर पूछे जाते हैं। चालाक लोगनी का मुहर पर चिन्ह है। फारस की मुहर इसलिए क्योंकि यहाँ गोदीबारा था, पोर्ट था, तो स्वाभाविक है। अन्य देशों का बहुत सारे मुहर, बहुत सारे सामान मिले हैं। तीन युग्मित समाधि मीन्स तीन आदमी के एक साथ समाधि है। आटा पीसने की चक्की है। आलमगीरपुर के बारे में बता ही दिए हैं, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके। सुतका को जो है जॉर्ज डेल्स शादी को 1962 में पेरिन और पेरिन नदी और बलूचिस्तान में है। दो टीले और बर्तनों के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। सूरकोटदा जो है 1964 में जगपति जोशी सरस्वती नदी के किनारे, कच्छ गुजरात, जहां पर घोड़े की हड्डी या तराजू का पल्ला। मैं बार बार कह रहा हूं सूरकोटदा को नहीं बोलेंगे क्योंकि घोड़े की हड्डी मिली है, और कई बार हमने चर्चा किया है। राखी गढ़ी जो है 1969 में, सूरज भान घग्गर जो है नदी के किनारे हिसार हरियाणा, हड़प्पा लिपि यहाँ पाई गई है। बनवाली जो है 1974 में, रविंद्र सिंह वेस्ट सरस्वती हिसार हरियाणा, खिलौना यहाँ पर मिला है। मांडा वनमाली में आपको बताए ही है, खिलौना मिला है। मांडा के बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। हड्डी के वानाग्र ब्लेड मिले हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। धौलावीरा रविंद्र सिंह वेस्ट दो किए, बनवाली और धौलावीरा किए हैं सरस्वती नदी के किनारे कच्छ। और यहाँ पर साइन बोर्ड जो संसार के प्राचीनतम में से एक है, जहां पर यह जो लिपि है 10 बड़े अक्षरों का साइन बोर्ड है, या इसी को साइन बोर्ड कहा जाता है। कृत्रिम जलाशय उत्तम सिंचाई व्यवस्था के लिए किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर यह जो दिखाया जा रहा है वाटर टैंक जो आपका धौलावीरा का है, धौलावीरा का वाटर टैंक आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम जलाशय का यह उत्तम व्यवस्था है, यह बहुत बड़ी बात है। उस समय आप समझिए कि पानी का कृत्रिम जलाशय बनाया गया था। सिंधु घाटी के प्रमुख और प्राप्ति स्थल है। हड़प्पा के बारे में मैंने बताया है। दयाराम सहनी यही है, खुद उत्खनन कर रहे हैं। यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स यहाँ पर खड़े हैं, और उनके और भी कार्यकर्ता लोग हैं, जिसमें अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। श्रमिक आवास और अनाज पीसने के वृत्ताकार चबूतरे और भट्टियों के अवशेष मिले हैं। श्रमिक आवास के नजदीक ही 14 भट्टे के अवशेष मिले, ये सब बड़े पूछे जाते हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए है। हड़प्पा में ईंटों का जो प्रयोग हुआ है, पत्थरों का नहीं हुआ है। या प्रश्न पूछे जाएंगे कि पत्थर का प्रयोग हुए थे, तो नहीं, पत्थरों का प्रयोग नहीं हुए थे। और यहाँ पर गढ़ी सिटाडेल जिसको कहते हैं, दुर्ग और निचले नगर की योजना प्रकाश में आया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का नखालिस्तान कहा जाता है। मृतकों का टीला, यहाँ पर क्योंकि बाढ़ वाला क्षेत्र था, अब बाढ़ के क्षेत्रों में जो मर जाते थे तो उन लोगों को कहाँ दाह संस्कार किया जाए, तो मिट्टी में जो गाड़ दिया जाता था, तो वह जो है आपको एक लेयर 7 लेयर पाए गए हैं मृतकों का टीला, तो इसीलिए सिंधु का नखालिस्तान 7 लेयर में है। बुधा टीला भी इसको कहा जाता है। और मैं बता रहा हूँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त में गेहूं और जौ, बुना सूती कपड़े का टुकड़ा, सीप का मापदंड स्केल, तांबे का इक्का गाड़ी, 5 बेलनाकार मुद्राओं पर जहाजों और नाव का चित्र है। इसका मतलब है समुद्री व्यापार की बात खूब की गई है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, या जो है स्टोर हाउस है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, स्टोर हाउस है। मेंस अन्नागार जिसको कहते हैं,
या अन्नागार जो है हड़प्पा में पाए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी ईंट जो है सो मोहनजोदड़ो की ईंट है। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का है, विशाल स्नानागार है। संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अन्नागार यहाँ पर है, और यह हड़प्पा का ग्रैंडरी है या दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों जगह यह ग्रैंडरी पाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक आदमी यहाँ खड़ा है। अगर इस पर करेंगे तो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, मीन्स आप समझिए यह अन्नागार शुद्ध रूप में अगर हम 5 नहीं 7 आदमी का एक एवरेज लेके चलते हैं तो मीन्स 42 या जो है फीट से ऊपर रहा होगा लगभग। तो या जो है क्योंकि खड़ा आदमी मान लीजिए 6 फीट का भी रखते हैं, तो इसके ऊपर और भी भग्नावशेष लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जगह था, और इसलिए यह सबसे बड़े या इमारत था और अन्नागार कहलाता था, जहां अन्न रखा जाता था। और यह जो है कालीबंगा जो है, मैं कई बार बता दूं, काली मिट्टी की चूड़ियां और जौ प्राप्त हुआ। लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं निचले शहर में सामान्य लोगों के रहने के लिए। चनूदरों में जब संदर्भ सभ्यता कमजोर पड़ने लगा, दूसरी सभ्यता में है, तो झुकर या झुकार और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ पर मनके का बनाने का, मनके मीन्स बीट्स बनाने का, मोती बनाने का, माला बनाने का यह कारखाना था। लोथल में हमने कई बार बताया है, लोथल में यही बंदरगाह है जो आपको या उत्खनन में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर पानी है और यहाँ पर यह आपका डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, और यहाँ पर विदेशी व्यापार से जुड़े हुए थे। यहाँ पुरुष और महिलाओं का शवों का कंकाल युग्म शव विसर्जन का प्रमाण मिले हैं। रंगाई का बड़ा टब मिला है। अग्नि पूजा संबंधित वस्तुएं, अग्नि हवन कुंड मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना, मन के बनाने का कारखाना चनोदरों और लोथल में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि दोनों जगह से व्यापार खूब हुए। मनोरंजन के में आपको शतरंज की गोटी के साथ या पत्थर पर जो इसका शतरंज का ये जो वर्गाकार बनाया गया है वो भी मिला है। और इसमें जो है गोलियों, सीटियों, गाड़ियों, झुंझुने, मछली पकड़ना, ये सब काम थे, मनोरंजन के साधन थे। सामाजिक व्यवस्था में मैं कई बार बता दिया हूँ कि मातृसत्तात्मक परिवार था और यह शांति प्रिय थे। या यहाँ पर नर्तकी से देवदासी की बात आती है। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था में कई बार बता दिया है कि सिंडन जो कपास पैदा करने का श्रेय, प्रथम कपास पैदा करने का श्रेय इन्हीं लोगों का हुआ। उद्योग, कृषि और पशुपालन में इनका बहुत बड़ा महत्व था। नहरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यह बराबर पूछे जाएंगे। और वस्त्र उद्योग सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। लोथल और चनूदरों से मनका और गुड़िया बनाने का प्राप्त हुआ, या कई बार मैं बता दिया। और बचपन में मैंने देखा था कि जो बार्टर सिस्टम है, मीन्स अगर 1 किलो अगर आप बैगन लेना चाहते हैं तो आपको 250 ग्राम चावल दे दीजिए और 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो बैगन आपको मिल जाएगा। मीन्स सामान के बदले सामान की पद्धति थी, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय जिसको कहते हैं। दूसरी बात है कि बचपन में हमने देखा है 16 के गुना, मीन्स आपको 1 आना, 2 आना, 3 आना और 16 आना को 1 रुपया कहा जाता था। और 16 के गुना से 16, 32, 64 इस तरह का परंपरा था, जो आज भी हम लोग रुपया जो है 16 आने का होता था, जिसका हम लोग ने आपको बताया ही है कि हम लोग बचपन में इसी तरह से जोड़ते थे। व्यापार और वाणिज्य जो था मुख्य रूप से क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। मैं कई बार आपको चर्चा किया हूं। और व्यापारी वस्तुओं का गांठ पर शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा मुहर लगाई जाती थी। कोई राजा नहीं था यहाँ पर। और यहाँ लोथल से इस तरह की कई मुहरबंदी मिली है, क्योंकि लोथल जो था व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोथल जो है, और यह समुद्र के किनारे है, और यहाँ से सभी देशों में जाने में बहुत है। यहाँ पर गोदीवारा है जिसको हमने आपको दिखाया है।
कि या गोदीबारा जो है यहाँ पर जो है डॉकयार्ड कहते थे, या डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है, लोथल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो आप देख रहे हैं। और मेसोपोटामिया को यहाँ पर दो नदियां, दजला और फरात की नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया का था, जो इराक अभी कहला रहा है। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से है, जहां मोतियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यह जो है इस क्षेत्रों में मोती बहुत पाए जाते हैं। और यह जो है मगान जो है, मगान को ओमान, मगान न और ओमान, तो मगान और ओमान जो है दोनों का नौ लास्ट में है और काफी सिम्फोनिक है उच्चारण करने में। तो यह मगान के सामने माकन है, मकान के सामने माकन है, माकन जो है मकड़ान कहलाता है। तेरे घर के सामने मैं भी एक घर बनाऊंगा, तो माकन के सामने मगान है, मगान जो है ओमान है, न है, और माकन है, माकन जो है मकरान है। तो यह दोनों आपको याद हो गया होगा। दिलमुन जो है की पहचान जो है बहरीन द्वीप से हुई है, और मेसोपोटामिया की पहचान इराक से, और मेलुआ की पहचान जो है हड़प्पा से हुई है। निर्यात में आपको या जो है निर्यात में कपास के समान, टेराकोटा मोतिया, चनुधरों के मोती, लोथल के शंख, हाथी दांत के उत्पाद, कार्नेलियन, लाजवर्त, तांबा, सोना, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का होता था। संदवासु का विदेशी व्यापार, जो मेसोपोटामिया के बगल में ईरान, बहरीन, जो बहरीन हम अभी आपको बता रहे थे, यह दिलमुन है। और मिस्र, मिस्र आगे है, तो मिस्र से भी था। इसका बहुत देशों से बहुत सारे उस समय आपको जो बहुत उन्नत थे, मिस्र थे, यूनान थे, चीन थे, सभ्यता से जुड़ा हुआ था। मोहनजोदड़ो की मिट्टी में दो पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है, कांसे की दो पहियों वाली खिलौना गाड़ी, और चनुधारों से मिट्टी की चार पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया, बनमाली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं। और यहाँ पर पोत निर्माण, नाव द्वारा नदियों और समुद्रों का व्यापार होता था। गोदीबारा का आपकी चर्चा हमने किया ही है। तो यहाँ स्थलों से भी होता था, और खास करके समुद्र से, नदियों से भी होता था। कहीं कहीं गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। नाव का प्रयोग खूब होता था, मस्तूल वाली नाव का सिंधुवासी के आंतरिक और बाह्य व्यापार में, क्योंकि बहुत सारे मुहर में मस्तूल वाली नाव का प्रयोग की बात की गई है और वहां पर चित्रांकन किया गया है। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सोना, कोलार कर्नाटक के क्षेत्रों से आते थे, जो आज भी आ रहे हैं। तांबा खेतरी से, जो आज भी आ रहा है। बलूचिस्तान और ओमान से भी आते थे। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। लाजवर्त मेसोपोटामिया, साटू घई अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। शंख कौड़िया सौराष्ट्र दक्षिण भारत से। नील रत्न जो है बदख्शा से, जो अफगानिस्तान है। नील मणि जो है महाराष्ट्र दक्षिण भारत से। फिरोजा ईरान से। और शीशा जो है राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान से। टीन राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान से। अर्ध बहुमूल्य पत्थर जो है, विभिन्न तरह के पत्थर जो है, बड़ा ही इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता था। मीन्स मनके बनाने में, गुड़िया बनाने में इसका उपयोग होता था। राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान, कश्मीर से। सेल खड़ी जितनी भी मूर्तियां थी, मृण मूर्तियां, और उसका उपयोग किया जाता था। बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से। हरित मणि दक्षिण एशिया से था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, या दिलमुन है। दिलमुन मीन्स आपका हड़प्पा, हड़प्पा से या जो है देख रहे हैं आपको समुद्र के किनारे या गल्फ से आगे जाता था। मिस्र, यूनान तक जाता था। स्थलों भागों से भी जाता था, जो देख रहे हैं। और कौन कौन सामग्री जो है रॉ मटेरियल ट्रेड नेटवर्क का है, पूरा हमने विस्तार से छायांकन किया है। लिपि यहाँ जो थी मैंने आपको बता दिया है कि लिपि यहाँ की जो थी, या जो है आपको पढ़ने का प्रयास किया गया सिंधु लिपि का वैडल ने, लेकिन यह पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया। सर्वाधिक साक्ष्य चित्रात्मक जो है, जिसमें मछली, चिड़िया और मानवाकृत
कृति है उसके मिले हैं चित्रात्मक कुछ साक्ष्य जो है भाव चित्रात्मक है, भाव से संबंध रखता है। कुछ जो सांकेतिक है वह जो है आपको अक्षरात्मक है जो बहुत कम है। तो यह जो है यह मीन्स निरक्षर लोग भी इसको समझ सके इसके लिए बनाया गया। दाएं से बाएं लिखे जाते थे सिंधु लिपि जो फारसी लिपि के अनुसार है। कुछ जो है बाएं से दाएं लिखे जाते थे जो ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि की शुरुआत आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुआ। वो मुद्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त ठीकरे में हुआ है। सिंधु लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और धौलावीरा से प्राप्त 10 सिंधु लिपि को प्राचीन सूचना पट जिसकी चर्चा कर दी है और यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ चित्रात्मक जो है 10 उसकी चर्चा किया। सिंधु घाटी के पतन के कारण है आपको फेयर सर्विस, वनों के कटाव और संसाधन में कमी, पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। मार्टिन व्हीलर जो है हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी एवं आकस्मिक अंत था। या जो है सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण से नष्ट हुई थी। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर दोनों ने यह कहा। यह बात बहुत सारे साबित होते हैं क्योंकि हर सैंधव सभ्यता में बहुत सारे मुख्य मार्ग पर कई आदमी की लाश घातक हथियारों से मारे गए थे और वह बहुतायत में थे। तो इससे पता चलता है कि आर्य लोग जो है लोहे के तीक्ष्ण हथियार और खास कर करके घोड़े जो बहुत तेज चलते थे, तेज धावक थे और वह जो है उससे ये लोग आक्रमण कर दिए और ये लोग जो बचे थे वह आपको जंगल की ओर चले गए और दक्षिण भारत की ओर चले गए। जिस और वह गुण जो है मातृसत्तात्मकता और भी बहुत सारे गुण जो है आज भी उन लोगों के पास है, शांति प्रिय होते हैं। तो यह जो है इसका मूल इस रूप में देखने से मिलता है। तो जॉन मार्शल वैसे भूकंप उत्तरदायी मानते हैं। फिर अर्नेस्ट मैके के साथ जॉन मार्शल कहा है कि बाढ़ के कारण बाढ़ भी हो सकता है लेकिन सारे के सारे संदर्भ सभ्यता बाढ़ से नहीं हो सकते। ऑरेल स्टाइन जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं, कारक मानते हैं। एम आर सहनी और राइक्स डेल्स जो है भूतात्विक परिवर्तन के कारण कहते हैं और डीडी गोस्वामी भी आग लगाकर लोगों की हत्या कर दी गई है इसकी बात कहते हैं। तो मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ राजनीति व्यवस्था है। यहाँ पर व्यापारी वर्गों के हाथ में था, कोई राजा नहीं था, कोई मंदिर नहीं था और हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था है जो जिसको हम उप सिंधु संस्कृति कहते हैं, हड़प्पोत्तर संस्कृति कहते हैं, उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहते हैं वर्तमान में, जो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व में हुआ है। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर मानते हैं और उत्तरी हड़प्पा पात्र जो है का प्रकार है भगवानपुरा के चित्र दूषण मर्दभांड पेंटेड ग्रे वेयर के रूप में माना जाता है। और इसमें हम बता रहे हैं झुकर या झाकर झुकर या झुकार एवं झांगर संस्कृति जो है जो सिंध प्रांत में है, चनुदरों में या दिखाई देती है, विकसित भी हुई है। या पराभव जब होने लगा, जब होने लगा तो छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति हुआ। मेंस जो मेलुआ संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता थी, मेलुआ सभ्यता थी और जो आपको सैंधव सभ्यता थी, जो सिंधु और सरस्वती सभ्यता थी, जो नगरीकरण की सभ्यता थी, वह जो है कुछ कुछ क्षेत्रों में वह जो है अलग अलग संस्कृति में आपको परिवर्तित होने लगी और उसका पराभव जो है आपको होने लगा, जिसमें झुकार और झांगर है सिंध प्रदेश में, चनूदरों में। ताम्रपाषाण आहार संस्कृति है, आहार उदयपुर में है, गिलुंद से मिली है संस्कृति। बनास जो है बनास नदी घाटी से मिली संस्कृति है। कायथ संस्कृति है, कायथ और नवदा तोली से मिली है। कायथ संस्कृति का तीसरा कालखंड मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति है। इसका सर्पयोगी साक्ष्य नवदा तोली है। कायथ संस्कृति का चौथा कालखंड जोखे संस्कृति है जो ठेठ महाराष्ट्र की संस्कृति है। 14 से 1000
ईसा पूर्व के बीच का समय है। इनाम गांव इसमें ईस्वी पूर्व 700 तक विद्यमान थी। या ध्यान रखना, मृदभांड जो है लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए चिड़िया को दर्शाया गया है, जो पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को यह दर्शाता है। संदर्भ सभ्यता की जो देन है बहुत है, जो आज भी हम लोग उसको हमारे समाज में वह घुल मिल गया है और वह रच बस गया, जिसको मातृगत देवोपासना कहते हैं। मातृगत देवियों की हम लोग पूजा करते हैं। शिव और योनि पूजा भी वहीं की देन है। योग का प्रचलन वहीं की देन है। विशाल स्नानागार जो है वहीं की देन है। और मनुष्य द्वारा भैंसे के सिंग को पकड़कर उसकी नाक पर पांव रखकर उस पर भाला भोंकने का दृश्य मकाई ने शिव द्वारा दुदंभी का वध और जितेंद्रनाथ बनर्जी ने देवी द्वारा महिषासुर मर्दन के आख्यान से जोड़ते हैं। मैं सिंधु सभ्यता को बात अगर करते हैं तो यह जो है यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ने जैसी आख्यान का भी अंकन आता है। मैं बता रहा हूं, विभिन्न पशुओं के अवयवों के संश्लेषण से आकृतियां बनी हैं और यहाँ पर जो है किन्नर, गंधर्व, कुंभांड आदि का अंकन भी से की जा सकती है। इससे कंपैरिजन की जा सकती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ध्वज जो है यहीं से आया है, स्वास्तिक और चक्र भी यहीं से आया है। मातृ देवी की बात तो हम पूर्व में ही कर चुके हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में नर बलि और पशु बलि का प्रचलन यहीं से आया। पीपल वृक्ष भी आपको मेलुआ संस्कृति से, मिस हड़प्पा संस्कृति से आई। ताबीज का प्रयोग भी यहीं से आया है। बसाई से प्राप्त एक मुद्रा और अहिछत्र के मय फलक भी में पशु युद्ध का जो चित्रण है यहीं से आया। मोहनजोदड़ो के गढ़ी वाले टीले में स्तंभ युक्त भवन के अवशेष मौर्य शैली के संदर्भ सभ्यता की रक्षा प्राचीर से की जाती है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ताम्र पट्टिकाओं को आहत सिक्कों का पूर्व रूप मानते हैं। यहाँ पर जो है जितने भी यक्ष की मूर्तियों के गले में उसी तरह का ग्रैवियक और आभूषण मण के चूड़ियां सबका प्रयोग आज भी है। रंगों से ये लोग खूब परिचित थे। योगी की मूर्ति पर जो है 100 साल से ढका हुआ पाया गया है। ये भी जो है सो वहीं से आया है। बैलगाड़ियां भी वही है, जो आज की बैलगाड़ियां उस समय की समान थी। और सैंधव सभ्यता ने सर्वप्रथम हाथी को पालना शुरू कराया और आज भी वह जारी है। सैंधव लिपि को ब्राह्मी लिपि का मूल मानते हैं। कालीबंगा से लोथल से खोपड़ी की शल्य क्रिया, आप उस समय शल्य क्रिया कितनी बड़ी बात हो जाती है कि उस हड़प्पा संस्कृति में, मेलुआ सभ्यता में या जो है शल्य क्रिया किया जाता था। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इन सारी चीजों का कई पुस्तकों का अद्योपांत पढ़ने के तदुपरांत इसका हम स्रोत के रूप में लिए हैं, जिसमें न्यू लाइट ऑन द इंडस सिविलाइजेशन के एन शास्त्री साहब, विनीत वाजपेयी की हड़प्पा, उसके बाद है प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का वीडी महाजन साहब की किताब प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास एस.सी. राय चौधरी, प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर रति भानु सिंह, प्राचीन भारत और संस्कृति कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापति, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट नॉल्सन। और गूगल स्रोत का बहुत बड़ा स्रोत है। इन सब का अद्योपांत अध्ययन के तदुपरांत यह विश्लेषण मैंने किया है, जो हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।